students, welcome to Modern Physics course, lecture number 23. I'm Dr. Parvez Ahmed. In this lectures, we will talk about X-ray productions and Compton effect. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। पहले हम बात करेंगे एक्सरे प्रोडक्शन पे कि एक्सरे हमारे पास कैसे जनरेट होते हैं और क्या क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। थोड़ा बहुत हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज एक शॉर्ट से डिस्कशन हम और करेंगे। ठीक है, सो आइए चलते हैं एक्सरे की प्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, सो जिस तरह आप लोगों ने मतलब पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया हुआ था कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज इज द वन दैट यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर। मतलब ये आपको दिख रहा है इस फिगर के अंदर कि ये हमारे पास टिपिकल एक्सरे प्रोडक्शन के लिए एक सेटअप है। वो इस तरह दिखता है। लेकिन थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें जो एक्सरे प्रोडक्शन से पहले अकर होती है थोड़ा सा उसमें बात करते हैं। दैट वी कॉल ब्रैमस्टर लॉन्ग। ठीक है, ब्रैमस्टर लॉन्ग ये क्या है? सो थोड़ा सा ब्रैमस्टर लॉन्ग को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद जो एक्सरे प्रोडक्शन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, सो ब्रैमस्टर लॉन्ग क्या है? An energetic electron passing through the matters will radiate protons and lose kinetic energy। ठीक है, विच इज कॉल्ड ब्रैमस्टर लॉन्ग। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हो विद एनर्जी ई आई। ठीक है, और हम कहते हैं कि अगर वही इलेक्ट्रॉन मैटर के अंदर से पास कर रहा हो। ठीक है, सो वो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा, विल रेडिएट फोटॉन्स। तो वो फोटॉन्स को रेडिएट करेगा। ठीक है, जब वो फोटॉन को रेडिएट करेगा सो उसके साथ साथ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें लूज आएगी, लॉस्ट आएगी। ठीक है, मतलब एक एनर्जेटिक फोटॉन है। ठीक है, और वो एनर्जेटिक फोटॉन्स हम कहते हैं मैटर्स के अंदर वो क्या करे, जब मैटर के अंदर से वो पास करेगी। ठीक है, सो वो इलेक्ट्रॉन्स को या वो प्रोटॉन्स को रेडिएट करेगा, प्रोटॉन्स को हारिश करेगा। ठीक है, एंड दैट emission of the proton will result loss and kinetic energy of that proton। ठीक है, मतलब वो कहते हैं, हम कहते हैं कि वो जो मतलब है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है that will be equal to the difference in energy of the electrons। ठीक है, that is EF minus EI। ठीक है, that should be equal to HF। ठीक है, और यही जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रैमस्टर लॉन्ग। और ब्रैमस्टर लॉन्ग जो है जर्मन वर्ड्स है दैट इज फॉर ब्रेकिंग रेडिएशंस। ठीक है, उसको हम ब्रेकिंग रेडिएशंस के लिए वो यूज़ करते हैं। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल कि इलेक्ट्रॉन मैटर में से पास करिए। ठीक है, सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो प्रोटॉन को रेडिएट करता है, प्रोटॉन एमिट करते हैं, और वो प्रोटॉन जो है इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम ब्रेमस्टर लॉन्ग कहते हैं। ठीक है, ब्रेमस्टर लॉन्ग इज जर्मन वर्ड फॉर ब्रेकिंग रेडिएशन। सैन लीनियर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। अब चूंकि हम कहते हैं यहाँ पर कि लीनियर मोमेंटम शुड बी कंजर्व, सो द न्यूक्लियस ऑब्जर्व वेरी लिटिल एनर्जी। तो इसी प्रोसेस के अंदर जब चूंकि हम कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम इसको कंजर्व होना चाहिए, तो इसी प्रोसेस के अंदर जो न्यूक्लियस है नियर बाय, सो दैट ऑब्जर्व ओनली अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और वो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट्स व्हाई वी इग्नोर इट, हम इसको इग्नोर करते हैं। सो जो फाइनल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इज डिटरमाइंड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, सो मतलब इसी प्रोसेस के दौरान हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही कम एनर्जी वो ऑब्जर्व करता है, और वो एनर्जी इतनी कम होती है कि हम इसको इग्नोर करते हैं। और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो फाइनल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की उसको हम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको हम डिटरमाइन करते हैं। दैट शुड बी इक्वल टू ई एफ, दैट इज द फाइनल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, and that should be equal to the initial energy of the electrons minus the emitted energy in the form of the photon। ठीक है, कि जो फाइनल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, it is equal to the difference of the initial energy, initial total energy of the electrons and minus the emitted energy and the form of the emitted photons। ठीक है, so as electrons that losses a large amount of energy will produce an X-ray। ठीक है, अब इसके मुकाबले में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स है।
ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लॉस करता है, ठीक है। सो दैट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लॉस एंड द इलेक्ट्रॉन एनर्जी विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्सरे प्रोटॉन, ठीक है। वो रिजल्ट होता है एक्सरे प्रोटॉन के फॉर्म में, ठीक है। लेट मी रिपीट इट अगेन, एन इलेक्ट्रॉन दैट लूजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल प्रोड्यूस एन एक्सरे प्रोटॉन्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अगर वो लूज करता है, सो दैट विल अपेयर एज और दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरे प्रोटॉन, ठीक है। सो अब एक्सरे प्रोडक्शन हमारे पास क्या होती है कि करंट पासिंग थ्रू अ फिलामेंट। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास सेटअप है, ठीक है। यहाँ पर एक हॉट फिलामेंट है, ठीक है। इस फिलामेंट को पीछे से हमने एक पावर सप्लाई के साथ, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। वन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द फिलामेंट एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द टारगेट, ठीक है। ये हमारे पास टारगेट है, ये हॉट फिलामेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम current passing through a filament produces copious number of electron by thermonic emissions। अब यहाँ से जब हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। अब जो करंट है वो इस फिलामेंट को हॉट कर देता है, गर्म कर देता है। सो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की थर्मोनिक एमिशंस होती है, ठीक है। अब ये जो थर्मोनिक एमिशंस है इलेक्ट्रॉन की, दे आर बीन एक्सेलरेटेड थ्रू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। या हम कहते हैं कि these electrons are focused by the cathode structures and to the beam and are accelerated by the potential difference of thousands of volt after they are impinged on a metal एनोड सरफेस, ठीक है। कि हम यहाँ पर जो थर्मोनिक एमिशंस होती है कि उनको एक हाई वोल्टेज सप्लाई की मदद से हम एक बीम्स की सूरत में एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। और इसको एक टारगेट के साथ टकराते हैं। जब इस टारगेट के साथ जब ये टकराते हैं, ठीक है, सो क्या करते हैं, इससे ये एक्सरेस प्रोड्यूस करते हैं बाय ब्रैमस्टन लॉ, ठीक है, एज दे स्टॉप एंड द एनोड मटेरियल्स, ठीक है। जूसी ये इधर इसके टारगेट के साथ आके टकराते हैं, ठीक है, एनोड मटेरियल के साथ। तो यहाँ पर ब्रैमस्टन लॉ प्रोसेस के ज़रिए ये एक्सरेज को वो जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास होता है एनवर्स इफेक्ट। ये तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेस की हो गई। एक हमारे पास होता है एनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जिस तरह हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है कि हम लाइट को शाइन करते हैं मेटल सरफेस पे, और उस शाइनिंग की वजह से वो जो मेटल सरफेस है इट्स एमिट्स द इलेक्ट्रॉन और इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिक्वायर दैट द इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द मैक्सिमम फोटॉन एनर्जी, ठीक है। कि काइनेटिक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास वो क्या है, या इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल द मैक्सिमम फोटॉन एनर्जी, ठीक है। वेयर वी नेग्लेक्ट द वर्क फंक्शंस, जैसा पर हम वर्क फंक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? बिकॉज इट इज़ नॉर्मली सो स्मॉल कंपेयर टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम कहते हैं जो वर्क फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन राइट दैट ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ मैक्सिमम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है उसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वर्क फंक्शन को निगलेक्ट किया, क्योंकि हम कहते हैं कि वर्क फंक्शन जो है वो इतनी स्मॉल है उसकी वैल्यू, सो दैट वी कैन से दैट इट्स नेग्लेजिबल, कि स्मॉल होने की वजह से हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल प्रोसेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी कैन राइट इट लाइक दिस, हम उसको इस फॉर्म में वो लिख सकते हैं। सो दिस यील्ड, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, दिस यील्ड द डन हंट लिमिट्स, ठीक है, डन हंट लिमिट्स सो विच वाज परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंटली। ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये प्रोसेस इट्स रिजल्ट इन डन हंट लिमिट्स, ठीक है। और व्हाट इज मीन डन हंट लिमिट? ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फिनोमेना है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व प्रोसेस है, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि द फोटॉन वेवलेंथ डिपेंड ओनली ऑन द एक्सेलरेटेड वोल्टेज। ये जो लिमिट्स है डॉन हंट लिमिट्स, इसके अंदर मतलब क्या है
कि इसमें हम कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड यील्ड है, प्रोडक्ट है, यील्ड है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि द प्रोटॉन वेवलेंथ डिपेंड ओनली ऑन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। इसमें जो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करती है, मतलब जितना वोल्टेज हम मतलब देते हैं उसी वोल्टेज पे मतलब ये जो एमिटेड प्रोटॉन से वो उसको वो उस पे डिपेंड करता है। तो प्रोटॉन वेवलेंथ, प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है डिपेंड ओनली ऑन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड इज द सेम फॉर ऑल द टारगेट, ठीक है। और वो तमाम टारगेट के लिए वो जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो सेम होती है। मतलब प्रोटॉन की जो हम कहते हैं वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है डाउन हंड लिमिट के अंदर हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। और ये जो है तमाम टारगेट के लिए ये सेम होती है एंड दैट इज गिवन बाय मिनिमम लैम्डा दैट इज इक्वल टू एच सी ओवर ई 1 ओवर वी नॉट, दैट इज इक्वल टू अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है। एच की वैल्यू गिवन है, एच की मतलब प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू गिवन है, मतलब यू नो दैट वाज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, c is per speed applied and e is the charge of the electron, so you have only v naught, ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल्स। और उस पोटेंशियल की जब मतलब वैल्यू करते हो पोटेंशियल एनर्जी की, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। सो लेमडा जो है जिस तरह हम कहते हैं कि डॉन हंट लिमिट जो है वो हमें बताती है कि द प्रोटॉन वेवलेंथ डिपेंड ओनली ऑन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। सो यहाँ पर यू कैन सी दैट कि लेमडा बाकी सब जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। सो यहाँ पर जो ओनली टर्म्स दैट वी हैव इज द वेरिएबल टर्म वी हैव इज द पोटेंशियल्स। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। सो वी नॉट हेयर is the accelerating voltage and we remember is the same for all the target। ये जो मतलब है वो तमाम टारगेट के लिए वो सेम होती है, ठीक है। एक और टर्मिनोलॉजीज है, वी कॉल दैट कम्पटन इफेक्ट। अब कम्पटन इफेक्ट क्या है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको मज़ीद जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस होते आ रहे हैं, इंटरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स विद मैटर्स है, थोड़ा सा इसको फिर रिवाइव करना पड़ेगा जो प्रोसेस है, ठीक है। सो व्हेन प्रोटॉन एंटर द मैटर्स, ठीक है, कि जब प्रोटॉन मैटर के अंदर दाखिल होता है, इट इज़ लाइकली टू इंटरैक्ट विद वन ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब ये सबसे आइडियल कंडीशन ये है, या हम कहते हैं कि ये मेटल के अंदर या जो मटेरियल है उसके अंदर एक ही एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ ये इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। सो बोथ द प्रोटॉन स्कैटर्स, द प्रोटॉन स्कैटर्स फ्रॉम ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन से ये जो प्रोटॉन है वो स्कैटर होगा रेदर देन फ्रॉम ऑल द इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल ऑन द मटेरियल्स, ठीक है। कि मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन है वो स्कैटर करेगा बजाय के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो मटेरियल के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम अप्लाइज एज एन एनी इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाई होगी जिस तरह के ये बाकी जो कंडीशंस होती है कि जिसमें हम कहते हैं कि कोलिजन्स है अमॉन्ग द पार्टिकल। सो ये भी उसी कंडीशंस के मुताबिक वो जो लॉज है वो इसी पे भी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इन्हीं दो पार्टिकल्स जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी पे इक्वली अप्लाई होगी, ठीक है। सो द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मूविंग एट द स्पीड अप्लाइड इज गिवन बाय p is equal to e over c, ठीक है। in that we say energy is the energy which is equal to hf divided by c is the speed applied, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर f की हम वैल्यू पुट करते हैं c इज इक्वल टू वो हमारे पास है कि c इज इक्वल टू लेमडा f, ठीक है। अब यहाँ पर f की हम वैल्यू पुट करते हैं कि हम कहते हैं कि c हमारे पास बराबर है लेमडा f, और f से पर जो वैल्यू f की वैल्यू हम निकाले उस इक्वेशन के अंदर पुट करें, सो मोमेंटम विल बी इक्वल टू h ओवर लेमडा, ठीक है। सो ये हमारे पास है द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारे पास उसी पार्टिकल की जो मोमेंटम है जो हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैन बी रिटन एज, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट इज
E square is equal to mc square whole square plus p square, ठीक है, c square. So this yield the change and the wavelength of the scattered photon which is known as Compton effect. अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, हम कहते हैं कि इसी की वजह से मतलब जो wavelength है scattered proton, ठीक है, this yield, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, this yield the change and the wavelength, ठीक है, of the scattered proton, ठीक है. इसी की वजह से हम कहते हैं कि जो स्कैटर्ड प्रोटॉन है उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, ठीक है. और यही जो चेंज है इन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड प्रोटॉन, हम उसको कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है. मतलब यही जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के अंदर हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स की जो स्कैटर्ड प्रोटॉन्स है उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, और उसी मतलब चेंज को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है. एंड दैट चेंज वी डिनोट बाय डेल्टा लैम्डा, that is equal to lambda prime minus lambda, which is equal to h over mc into 1 minus cos theta. और ये जो derivations है इसकी कि how we calculate this relations or how we can derive these relations, you have done the calculation in previous classes. अब यहाँ पर इसको हमें मज़ीद derive करने की ज़रूरत नहीं है. आपने just इसको understand करना है कि कंपाउंड इफेक्ट है क्या, ठीक है, ये कैसे आकर होता है, और मतलब इसके लिए जो परफेक्ट जो रिलेशंस हैं, जो रिलेशन इसके लिए यूज़ होती है वो क्या है, ठीक है. तो आपने बाकी जो डेरिवेशन है वो पिछली क्लासेस में आप कर चुके हैं. यहाँ पर नो नीड फॉर द डेरिवेशन, जस्ट आपने फाइनल जो इक्वेशन है उसको याद रखनी है, और जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको जानना वो ज़रूरी है. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.